कौशाम्बी को एक वैश्विक पहचान दिलाने के लिए माननीय सांसद जी ने पिछले 6 वर्षों में जिस प्रकार के काम किए हैं, आज कौशाम्बी एक गरिमामयी स्थिति को, अपने पुरानी स्थिति को प्राप्त करती हुई दिख रही है। ऐसे यशस्वी सांसद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा, वर्तमान के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय श्री विनोद सोनकर जी को मैं आमंत्रित करूंगा। एक बार अपनी तरफ से सभी अतिथियों का स्वागत। इस कार्यक्रम की रूपरेखा और मकर संक्रांति के अवसर पर और आंग्ल नववर्ष के अवसर पर अपनी शुभकामना प्रेषित करें। आदरणीय सांसद कौशाम्बी। बोलिए भारत माता की। कौशाम्बी विकास परिषद के तत्वाधान में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कौशाम्बी विकास परिषद के द्वारा एक सामाजिक समरसता भोज का आयोजन के कार्यक्रम में हम लोगों के लिए आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य वासुदेवानंद महाराज का मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और प्रत्येक वर्ष की भांति पुनः इस वर्ष उपस्थित होके हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए आए, उनका मैं आभार भी व्यक्त करता हूं, उनको नमन भी करता हूं। कौशाम्बी विकास परिषद के द्वारा आयोजित इस सामाजिक समरसता भोज के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ संगठन मंत्री और जिन्होंने 2014 में जब आप केवल ब्रिज के संगठन मंत्री होते थे, उस समय आप प्रयागराज आए थे और मेरा भी पहला चुनाव था। उस समय अपने नेतृत्व में जिन्होंने चुनाव लड़ाने का काम किया, आशीर्वाद देने का काम किया, मार्गदर्शन देने का काम किया, जिनका आज पाथे, जिनका मार्गदर्शन भी हम सभी को प्राप्त होगा, ऐसे श्रद्धेय भवानी जी का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि अपने व्यस्तम समय में आज हम लोगों के बीच में आने का उस समय दिया आपने। इस कार्यक्रम में उपस्थित काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री भाई संतोष सिंह पटेल जी, मंझनपुर के विधायक भाई लाल बहादुर जी, चायल के विधायक भाई संजय गुप्ता जी, सिराथू के विधायक भाई शीतला पटेल जी, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भाई अमरनाथ मौर्य जी और जिनका विशेष सहयोग रहा है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, ऐसे महानगर के अपने एसओसी जिलाध्यक्ष भाई गणेश जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय प्रभाशंकर पांडे जी, रणजीत सिंह कुशवाहा जी और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में पिछली बार यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था, ऐसे सभी मंचासीन नेताओं का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम ये 6वीं बार आयोजित है। यह राजनीतिक मंच नहीं है। जब 2014 में मैं पहली बार चुनाव जीत के दिल्ली गया, उस समय 3 दिन का एक प्रशिक्षण शिविर हरियाणा में हम लोगों को लगाया गया था।
उस प्रशिक्षण शिविर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा एक सत्र में उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ। उनके मार्गदर्शन में केवल एक शब्द ने, केवल एक वाक्य ने आज इतनी बड़ी कार्यक्रम की योजना रचना की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब अपने प्रशिक्षण में एक बात कही गई कि किसी भी व्यक्ति की जो राजनीतिक पहचान है वो अस्थायी है, केवल सामाजिक पहचान है वही स्थायी हो सकती है। उस एक शब्द को वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक नहीं अनेक विषयों पे हम लोगों का मार्गदर्शन किया गया, लेकिन मेरे लिए वो एक शब्द, वो एक वाक्य पूरी तरह से उस शब्द को मैं समाहित करने का काम किया, जिसका परिणाम हुआ कि प्रशिक्षण शिविर से लौटने के तत्काल बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ कौशाम्बी में बैठ के इन विषयों पे चर्चा किया और चर्चा करने के उपरांत ये बात तय की गई कि कौशाम्बी की जो पहचान है, कौशाम्बी जनपद का बहुत ही गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास है, वो देश और दुनिया के सामने आना चाहिए। उसको लेके हम लोगों ने कौशाम्बी विकास परिषद का गठन किया और आज यह बात बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कौशाम्बी विकास परिषद के गठन के तत्काल बाद साथियों से चर्चा करके हम लोगों ने साल में 4 कार्यक्रम की योजना रचना की। पहला कार्यक्रम कौशाम्बी के स्थापना दिवस 4-5 अप्रैल को कौशाम्बी महोत्सव का आयोजन का निर्णय लिया गया और आपने देखा होगा कि कौशाम्बी महोत्सव में 2018 में स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी आए थे और आदरणीय योगी जी को भी मैंने कौशाम्बी मुख्यालय पे नहीं उतारा, हम लोगों ने उनको वहां पर उतारा जहां पर कौशाम्बी का इतिहास छुपा है, जहां मानव सभ्यता के एक नहीं अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। ऐसी जगह उनको उतार के फिर पुनः उनको कौशाम्बी महोत्सव में लाया गया और उस कौशाम्बी महोत्सव में पूज्य योगी जी महाराज द्वारा कौशाम्बी जनपद को एक नहीं अनेक सौगातें दी गई। कौशाम्बी की पहचान को लेके, कौशाम्बी की विकास को लेके एक नहीं अनेक योजनाओं की शुरुआत की गई। चाहे प्रयागराज एयरपोर्ट से लेके उत्खनन स्थल तक 4 लेन रोड की बात हो जिसकी लागत लगभग 800 करोड़ रुपया है, चाहे कौशाम्बी जनपद में सार्वजनिक परिवहन के लिए रोडवेज डिपो की बात की जाए, चाहे 50 बेड के आयुर्वेद हॉस्पिटल की बात की जाए, चाहे ट्रामा सेंटर की बात की जाए और चाहे उत्खनन स्थल पर एक भव्य म्यूजियम बनाने की बात की जाए और चाहे उत्खनन स्थल पे यात्री निवास बनाने की बात किया जाए और चाहे वीरांगना दुर्गा भाभी के जन्म स्थान शहजादपुर में पुल बनाने की बात किया जाए और इससे बड़ी जो कौशाम्बी की पहचान थी, भगवान बुद्ध की धरती से कौशाम्बी जुड़ी है, भगवान राम के से कौशाम्बी जनपद जुड़ा है। मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज रोड, सड़क, बिजली, पानी ये चलते रहेंगे, ये आपके आशीर्वाद से सब बन जाएगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कौशाम्बी का गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास है, वो देश और दुनिया के सामने आना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि कौशाम्बी जनपद को वो बहुत सौभाग्य प्राप्त है जब भगवान राम वन में पहली रात बिताने की जो धरती को सौभाग्य प्राप्त है, वो चरक मुनि का आश्रम चरवा है। इसलिए मेरी अपेक्षा थी, मेरी निवेदन था
कि कौशाम्बी जनपद को रामायण सर्किट से जोड़ा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इसकी घोषणा की और कौशाम्बी जनपद को रामायण सर्किट से जोड़ा गया। इसके साथ ही साथ मैंने महाराज जी से निवेदन किया कि भगवान बुद्ध से भी जुड़ी कौशाम्बी है, इसलिए इसको बौद्ध सर्किट से भी जोड़ा जाना चाहिए। मैं आज इस मंच के माध्यम से अपने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उनके प्रयास से कौशाम्बी जनपद को रामायण सर्किट और बौद्ध सर्किट से जोड़ा गया। ये कौशाम्बी की पहचान की सवाल था। जैसा कि मैं कह रहा था, कौशाम्बी विकास परिषद के तत्वाधान में कौशाम्बी विकास परिषद 4 कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष करता है। एक कार्यक्रम कौशाम्बी के स्थापना दिवस 4 और 5 अप्रैल को कौशाम्बी महोत्सव। दूसरा कार्यक्रम सिराथू विधानसभा में वीरांगना दुर्गा भाभी के जन्मभूमि शहजादपुर में 9 अगस्त को क्रांति दिवस पर शहीदों के सम्मान का कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आदरणीय केशव भाई जी के द्वारा कनेठी पे 262 करोड़ रुपए की लागत से एक पुल की घोषणा की गई जो लगभग बनके तैयार है। तीसरा कार्यक्रम चायल विधानसभा में चरक मुनि के आश्रम में 1 दिन के राम कथा का आयोजन होता है। उसमें भी पिछले वर्ष, जब मैं पिछले वर्ष बोलूं तो मत समझिए कि पिछले कार्यक्रम में, क्योंकि पिछला वर्ष बहुत ही दुखदाई था। पिछले कार्यक्रम में आदरणीय मनोज तिवारी जी आए थे और पर्यटन विभाग के द्वारा वहां लगभग 50 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण का काम चालू है। और चौथा कार्यक्रम वो है जिसमें आप सब पधारे हैं, सामाजिक समरसता भोज का कार्यक्रम। समाज समरस कैसे हो, समाज में भाईचारा कैसे बढ़े, समाज में वैमनस्यता समाप्त हो, इसको लेके कौशाम्बी विकास परिषद के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक सामाजिक समरसता भोज का आयोजन किया जा रहा है। इस भोज में आशीर्वाद देने के लिए हमारे मंच पे उपस्थित पूज्य महाराज जी का भी स्वागत करता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं और विशेष करके अपने राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री भवानी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मेरी एक विशेष इच्छा थी कि चुनाव जीतने के बाद जिन्होंने चुनाव में इतना मेहनत किया था, मुझको मार्गदर्शन किया था, मैं उनका स्वागत करूं, अभिनंदन करूं और उनको मैं दिखाऊं कि जिस वृक्ष को, जिस पौधे को आपने लगाने का प्रयास किया है, अब वो बट वृक्ष का रूप धीरे धीरे ले रहा है। आज इस कार्यक्रम में उन्होंने समय दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि कौशाम्बी विकास परिषद का एक एक कार्यकर्ता कौशाम्बी के इतिहास को लेके, कौशाम्बी के वैभव को लेके बहुत संजीदा है। उसका लगातार प्रयास जारी है कि कौशाम्बी का जो गौरवशाली वैभवशाली इतिहास है वो देश और दुनिया में स्थापित होना चाहिए, जिसका वो हकदार है। एक बार कौशाम्बी जनपद का जो गौरवशाली वैभवशाली इतिहास है उसमें एक नहीं अनेक स्थान है, चाहे 51 सिद्धपीठों में मां शीतला की बात की जाए, चाहे जैन धर्म के छठे प्रभु की स्थान पबोसा की बात की जाए, चाहे संदीपन घाट जहां भगवान कृष्ण स्वयं अपने मित्र सुदामा के साथ शिक्षा के लिए आए थे। मैं कौशाम्बी में बड़े गर्व से कहता हूं, कौशाम्बी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। आज दिन कौशाम्बी जनपद दुनिया के पर्यटक नक्शे पे स्थापित हो जाएगा, उस दिन ये कौशाम्बी विकास परिषद जिस मकसद से बनाया गया वो पूरा करने का काम किया जाएगा और कौशाम्बी के इतिहास को देश और दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं, जिसे यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसके माध्यम से कौशाम्बी जनपद की गरीबी और बेरोजगारी दूर की जा सके।
ये कौशाम्बी विकास परिषद का थोड़ा सा काम था, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मुझको लगता है कि 2 लाइन जरूर बोलनी चाहिए, इसलिए मैं राजनीतिक बात करके अपनी बात 2 लाइन में मैं समाप्त करूंगा। साथियों, आज आप सब लोग देखते होंगे कि कृषि और किसान के नाम पे इस देश के प्रधानमंत्री को घेरा जा रहा है। देश में इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। आजाद भारत में कभी भी किसी भी सरकार को इतनी परीक्षा नहीं देनी पड़ी होगी जितनी परीक्षा इस मोदी सरकार को देनी पड़ रही है। जिन्होंने कृषि और किसान के लिए कुछ नहीं किया, वो अपने को किसान हितैषी बताते हैं। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से उन लोगों से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि स्वामीनाथन आयोग की गठन आपके नेतृत्व में हुआ था। जिन लोगों ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, वो कहते हैं हम किसान हितैषी हैं, और जिन लोगों ने, जिनके नेतृत्व में सरकार ने स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को लागू कर दिया, कहते हैं ये किसान विरोधी हैं। जिन्होंने किसानों के लिए पैसा देने का काम नहीं किया, वो कहते हैं हम किसान हितैषी हैं। और जिस प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से पिछले 2-2.5 साल में 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 1,12,000 करोड़ रुपया उनके खाते में डाल दिया, कहते हैं वो किसान विरोधी हैं। धान की एमएसपी 1325 रुपया पहुंचाने में जिन्होंने 70 साल लगा दिया, वो कहते हैं हम किसान हितैषी हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मात्र 6.5 साल में 550 रुपया बढ़ा के 1868 रुपया कर दिया, और कहते हैं हम किसान विरोधी हैं। जो लोग खाद और पानी के नाम पे किसानों पे लाठी और डंडे बरसाते थे, वो कहते हैं हम किसान हितैषी हैं। और जिस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध करा के हमने किसानों को समय पे खाद, समय पे बिजली, समय पे पानी दे दिया, तो कहते हैं हम किसान विरोधी हैं। और आजकल सुन रहा हूं, आप लोग भी देख रहे होंगे कि अखिलेश बाबू और बहन जी भी कहते हैं कि हम सरकार विरोधी हैं। जिनके नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश का किसान कर्जदार हो गया, जिनके नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था, वो कहते हैं हम किसान विरोधी हो गए। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी के द्वारा 2017 में सरकार बनने के बाद अपने पहले कैबिनेट में पहले निर्णय में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया, और कहते हैं हम किसान विरोधी हैं। मुझको नहीं लगता साथियों कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ है। साथियों, मैं अंतिम बात कह के अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। साथियों, इस देश में लंबे समय से अनेक समस्याएं हैं, जिसका समाधान आजादी के समय ही हो जाना चाहिए था। लेकिन वोट बैंक की राजनीति ने, धर्म की राजनीति ने, जात की राजनीति ने, क्षेत्र की राजनीति ने इस देश की अनेक समस्याओं को बनाए रखा। इसलिए साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, इस देश में लंबे समय तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक राष्ट्रवादी सरकार की जरूरत है। और जब तक इस देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक और लंबे समय तक राष्ट्रवादी सरकार नहीं बनेगी, तब तक इस देश में अनेक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। आप कल्पना करिए, 2014 से 2019 में इस देश की जनता ने इतिहास रचने का काम किया। इस आजाद भारत में पहली बार गैर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, लेकिन तब भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कुछ समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। वो समस्याओं का समाधान तब होता है जब 2019 में दोबारा इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी सरकार बनती है। आप कल्पना करिए, अगर 2019 में
मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार नहीं बनी होती, क्या धारा 370 समाप्त हो पाती? क्या 492 साल से चली आ रही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाता? क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम इस देश में लागू हो पाता? क्या जब धारा 370 समाप्त किया गया तो विपक्ष के लोग कहते थे खून की नदी बह जाएगी। हमने धारा 370 नहीं समाप्त किया, हमने जम्मू को अलग किया, कश्मीर को अलग किया, लद्दाख को अलग किया, और केवल अलग नहीं किया, हमने पंचायत तक लोकतंत्र पहुंचा के और वहां पे लोकतंत्र का समर्थन करके हमने ये साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता भी ऐसा चाहती थी। साथियों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब कहीं जाते थे तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले आ गए, ये राम मंदिर नहीं बनाएंगे। हमको ताने कसते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अरे विरोधियों देख लो, हमने तिथि नहीं बताई, सीधे राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। 2024 में 2024 से पहले चल के रामलला का दर्शन करेंगे। अब बात आती है नागरिकता संशोधन अधिनियम की। मैं सम्मानित मन से कह देना चाहता हूं, और लाइव भी चल रहा है, मां भारती की धरती मां भारती के कोख से जन्मे हुए भारतीयों की है। हम इस देश को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। हम जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे हम कोई भेदभाव नहीं करते। मां भारती के कोख से जन्मा हुआ एक एक भारतीयों की यह धरती है, लेकिन किसी बांग्लादेशी, किसी पाकिस्तानी को हम इस धरती पर रहने नहीं देंगे। इसलिए स्पष्ट निवेदन है, जब हम प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं तो जात के आधार पे, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करते। जब हम 8 करोड़ उज्ज्वला देते हैं तो किसी के धर्म, जात और आधार, संप्रदाय के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करते। जब हम 10 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बांटते हैं तो किसी के जात, धर्म, संप्रदाय के आधार पे हम भेदभाव नहीं करते। इसलिए राष्ट्रवादियों की सरकार लंबे समय तक पंचायत से पार्लियामेंट तक होना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं? इसलिए साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, मां भारती के सम्मान में बहुत जरूरी है कि इस देश में लंबे समय तक पंचायत से पार्लियामेंट तक राष्ट्रवादियों की सरकार बनना चाहिए। और नहीं तो अगर मौनी बाबा के नेतृत्व या ऐसे लोगों के नेतृत्व में सरकार बनी जिसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीएसएफ के जवान आते थे, भारत के बीएसएफ के जवानों का सर काट के ले जाते थे, और मौनी बाबा की सरकार से पूछा जाए कि क्या करना है तो कहें बताते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, ये मौनी बाबा की सरकार नहीं है, ये अमित भाई और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है। मां भारती के आन बान और शान में अगर किसी ने गुस्ताखी किया तो चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी, हमने घुस के मारा है और घुस के मारेंगे। इतना निवेदन करते हुए, पूज्य महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, आए हुए अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी और समाज के प्रबुद्ध लोगों को, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर राजनीतिक हैं, लेकिन समाज में समरसता है, समाज में भाईचारा है, उसको लेकर इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए अपना तन, मन, धन सब तरह का सहयोग करते हैं। ऐसे सभी साथियों को नमन करते हुए, आए हुए अतिथियों को नमन करते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूं। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी।